So, welcome back, and once again, very good morning to everybody. I hope you all are safe, your family members, your parents, your relative, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, you are enjoying this new way of learning. Friends, right now a lockdown is going on, and probably coaching institute as well as a school, I think will not be going to allow by 1 month or 1.5 months. So you have to set your mind, you have to learn with the same platform with a positive attitude. So once again, welcome back. I welcome all of you in the Chintan Kanadia Institute of Physics. We will start our session right now. So friends, on the last lecture, I had just discussed some of the physical quantity, dimensional formula of some physical quantity. Basically, the dimensional formula of a physical quantity regarding the mechanics के जो physical quantity थे, उसके dimensional formula हमने discuss किए थे. उसके बाद मैंने कुछ इलेक्ट्रिसिटी के फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे. कुछ रोटेशनल मैकेनिक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला आई थिंक मैंने डिस्कस किया था. तो आई डोंट नो वेयर आई हैड स्टॉप्ड. तो कोई मुझे बताएगा रोटेशनल मैकेनिक्स का मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस किया था और नहीं किया था? क्या कोई मुझे बताएगा? किया था सर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क वो सब लिया था कि बाकी है? टॉर्क बाकी है? लिया था. Okay, good. So I think I had also started a dimensional formula corresponding to electricity. So once again, whether I had discussed or not, I don't know, but I'm going to discuss that once again. So मैं electricity के कुछ quantities के dimensional formula लेने वाला हूँ. I hope के आप लोगों ने वो dimensional formula prepare किए होंगे, because now and onwards almost half the chapter is depend on the dimensional formula. So to prepare the dimensional formula is a compulsory. One more thing, you have an exam as well on this Sunday आपका examination है. हमारा जो अब lecture आएगा वो Saturday को आएगा. तो Saturday our lecture timings are the same, that is from 10:30 to 11:30. But in the Sunday's exam, संडे के एग्जाम में सैटरडे का कुछ नहीं आएगा. आज का लेक्चर तक सब कुछ आएगा, आज का भी आएगा. सो यू हैव 1 hour एग्जाम्स इन द संडे. यू विल गेट द पेपर बाय व्हाट्सएप. आई विल डिस्कस विथ योर पेरेंट्स. आपको पेरेंट्स के सामने पेपर लिखना है और उसको सेंड करना. कहाँ पे सेंड करना है उसके लिए मैं आपको मैसेज दूंगा. तो वहां पे सेंड करोगे तो आपका पेपर चेक होकर आपको वापस भी मिल जाएगा. तो संडे आपका एग्जाम है, उसमें इसके सिलेबस के अंदर सैटरडे का नहीं आएगा, आज के लेक्चर तक का आएगा. सर. हाँ बोलो. सर आई हैव अ डाउट. हाँ, आई विल जस्ट आई एम कम टू दैट. तो एग्जाम के अंदर आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू हो गए, 2 and 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए. 1 hour का टाइम होगा, प्रॉब्ली 30 मार्क्स का पेपर होगा. चलो बोलो क्या डाउट है, पूछो डाउट. सर व्हाट इज द एरिया ऑफ वर्क? क्या बोला आप? एरिया ऑफ वर्क. एरिया ऑफ वर्क कहाँ पे देखा आपने? यस. कहाँ पे देखा? लास्ट टाइम आया था ना. एरिया ऑफ वर्क ऐसा कुछ नहीं होता है. एरिया अलग से होता है, वर्क अलग से होता है. मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट टाइप. हाँ, force into displacement is known as a work done. Okay, but sir, work is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. So basically, in the 6th chapter, you will learn in the 6th chapter that product of two quantities can be two-way, vector product and scalar product. तो वैसे ये जो force है वो वेक्टर है, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी वेक्टर है. यस. बट उसका प्रोडक्ट जो होता है ना, कोई भी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट दो हिसाब से हो सकता है. उसका आंसर स्केलर भी आ सकता है, उसका आंसर वेक्टर भी आ सकता है.
So you have two kind of vector product. Vector product can be scalar, can be vector. तो ये जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर है, तो ऐसे रिप्रेजेंट, ऐसा साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के बीच में डॉट होता है, तो दैट इज इंडिकेटिंग अ स्केलर प्रोडक्ट. का जो आंसर आएगा वो वर्क आएगा, वो स्केलर है. ओके. तो दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, वो आपको पता आएगा. तो दो द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, but the answer is a scalar, is the reason you will learn in the future. Okay. बट सर आपकी नोट्स में वर्क का फोर्स इनटू डिस्टेंस दे रखा है. वो जस्ट डायमेंशनल फॉर्मूला को बनाने के लिए दिया हुआ है. इट इज नॉट द एग्जैक्ट इन दैट फॉर्म. वो एग्जैक्ट वो डायमेंशनली वो बना, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए जस्ट वो ऐसा लिख के दिया है कि भाई ऐसा हम बना सकते हैं. उसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला थैंक यू. वेक्टर प्रोडक्ट होता है, मतलब वेक्टर के दो स्केलर प्रोडक्ट होता है. वो डायमेंशनल जस्ट आपको सोचने के लिए वो लिखा हुआ है वहां पे. ओके. स्टार्ट अवर सेशन. इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं. शायद किया होगा, पता नहीं मुझे. अगर किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे हम करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की बात. मैं जिसको पूछता हूं वो आंसर देगा इलेक्ट्रिक करंट. अच्छा, कस्तो आ जाए, कस्तो आ गया, कस्तो है वहां पे. अच्छा, प्रेरक है वहां पे. प्रेरक है वहां पे, प्रेरक. यस सर. अच्छा, प्रेरक इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है. तो मुझे बताओ कि यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या लिखना चाहिए. सर इट इज अ बेस क्वांटिटी. हाँ, बेस क्वांटिटी, बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए. डायमेंशनल फॉर्मूला इज इन द टर्म्स ऑफ एम एल टी ए. ओके. M0 L0 T0 A1. वेरी गुड. M0 L0 T0 एंड A1 इज द राइट आंसर. अब बाकी बचा इलेक्ट्रिक. वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक चार्ज. फ्रेंड्स, आई थिंक यू नो दिस इक्वेशन. Electric current I is equals to Q by T. So Q can be written as a Q equals to IT. Am I right? तो इसका जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज का, वो करंट इनटू टाइम है. अब जो करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, एंड टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है. तो मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, हेतवी. हेतवी है वहां पे? हेतवी इज देयर? हेतवी इज देयर? आई एम नॉट एबल टू हियर. ध्रुविल है वहां पे? ध्रुविल. अच्छा ध्रुविल, क्या आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बना के दोगे इसका? व्हाट शुड बी द डायमेंशनल फॉर्मूला? M0 L थोड़ा लाउडली. M0 L0 T1 Q1. ओके, वेरी गुड. यहाँ पे मास नहीं है, किलोग्राम नहीं है, लेंथ भी नहीं है, बट सेकंड का होता है A1, सेकंड का होता है T1, एंड एम्पियर का होता है A1. दैट इज नोन टू यू. So the dimensional formula of electric charge can be given by A1 T1 or T1 A1. सर. बोलो. सर क्लास अभी चालू हुआ ना? अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट. अच्छा ठीक. हाँ. Okay. Then we are going to discuss potential difference. रिद्धि है वहां पे? रिद्धि. रिद्धि है वहां पे? यस सर. रिद्धि, क्या आप मुझे बताना चाहोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस? हाँ बोलो, उसका इक्वेशन क्या था? Potential difference. Probably you had learnt this quantity in the somewhere in the 10th standard. आपको उसका फॉर्मूला पता है तो अच्छा है.
अगर उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं। अगर पता है तो बताओ। V is equal to I है। वो बराबर है, बट वो मुझे अभी उसको नहीं सुनना है। और कुछ एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट? ओके, अच्छा कस्तो, क्या आप बताना चाहते हो? वर्क अपॉन चार्ज। वेरी गुड। A potential difference was a work done upon charge. So the unit of work, as you know, it is a joule, and the unit of a charge is a coulomb. But on the great scientist Volta, the unit of Volta is the inventor of a dry cell. So on the name and the honor of the Volta, we are taking the unit of the potential difference as a Volta. But volt is not important for us right now. Joule per coulomb is important for us. मैंने आपको दो फॉर्मूले आपको मैंने बताया था कि आपको अच्छे से याद रखना है, एक जूल का और दूसरा कुलम का। चलो जूल का और दूसरा न्यूटन का। जूल को कैसे याद रखना है, कोई बताएगा मुझे? 1 2 2 minus 2 1 या 1 2 2 1 1 2 ना 1 to 2 आएगा, 122 1 2 2 या 2 minus 2. या एग्जैक्टली। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ जूल इज m1 L2 T minus 2 एंड जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कूलम्ब इज इक्वल्स टू एम्पियर सेकंड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वो एम्पियर इनटू सेकंड होता है। तो एम्पियर का होगा A1 एंड सेकंड का होगा T1। बाकी 0 0 ना लिखे तो भी चलेगा, 0 0 वाले टर्म्स ना लिखे तो भी चलेगा। तो मेक इट सिंप्लीफाइड। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो m का पावर 1 ही रहेगा, l का पावर 2 ही रहेगा, बट T1 जो है वो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा तो t minus 1 हो जाएगा। तो वैसे न्यूमरेटर में ऑलरेडी -2 है और -1 जाएगा तो क्या होगा? -3 t minus 3 विल बी द, और A1 जो ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा A minus 1। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज m1 L2 T minus 3 A minus 1। Electric resistance. So yeah, सिद्धि इज देयर? सिद्धि है वहां पे? हेत इज देयर? हेत, yes sir, हेत बताओ मुझे रेजिस्टेंस का क्या होता है? V upon I. वेरी गुड। रेजिस्टेंस यू हैड लर्न समवेयर इन द 10th स्टैंडर्ड ओम्स लॉ। देखो मैं अभी जो क्वांटिटी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके 10th या 8th 9th स्टैंडर्ड में आया हुआ है। अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता है तो नो इश्यू। आपको ये जो बेसिक क्वांटिटी है अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको आपको घर पे मतलब प्रिपेयर करना है एक बार अच्छे से, बिकॉज अभी जो 3-4 लेक्चर होगा इसके बाद वो सारे एक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला के डिपेंडेंट है। तो in the 11th and 12th standard you will come across almost 150 quantities, but right now you require to prepare the dimensional formula of only 30 or 34 quantities। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो रेजिस्टेंस जो है वो V by I है, उसका फॉर्मूला शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप प्रिपेयर करो। अब V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट जो है वो वोल्ट है। I इज अ करंट, करंट का यूनिट जो है वो एम्पियर है। बट वोल्ट पर एम्पियर तो है ही रेजिस्टेंस का यूनिट, बट ऑन द ऑनर ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम, on the honor of that the unit of the resistance is taken as a ohm, but right now ohm is not important, volt upon ampere is important for us। देखो वोल्ट का तो अभी हमने डिराइव किया जूल पर कूलम, तो वोल्ट का जो है वो m1 L2 T minus 3 जस्ट वी हैड डिराइव्ड A minus 1 अपॉन एम्पियर मतलब A1।
तो खाली क्या करना है आपको कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में आपको a लिखना है, और वो a ऊपर जाएगा तो a -1 वापस से -1, तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? इसका हो जाएगा m1 M1 L2 t T minus minus A 3. minus 3, A A minus 2. minus 2. a minus 2। देखो अभी मैं जो लिखने वाला हूं दैट इज अ वेरी न्यू फॉर यू, ये जो है वो एकदम नया है, एंड दैट इज कैपेसिटेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके लिए कंप्लीटली नया है, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अभी याद रखना पड़ेगा। In the future, in the 12th standard, when we learn electricity, at that time you will be going to understood this properly. तो अभी इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अच्छा, आर यू एबल टू हियर मी? क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. सो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज का जो होता है वो कूलम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वो वोल्ट होता है। तो यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज अ कूलम पर वोल्ट, बट ऑन द नेम ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे it is also named as a farad. But right now farad is not important for us. Right now coulomb upon volt is important for us. तो हमने कूलम का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, वोल्ट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमको पता है, तो उसके बेस पे हमको ये कैपेसिटेंस का मिल जाएगा। तो मैं राइट साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ कूलम पर वोल्ट। अब जो कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको पता होगा कि A1T1 एम्पियर इनटू सेकंड, तो A1T1 है। वोल्ट का जस्ट अभी हमने डिराइव किया, so this is the dimensional formula of volt. तो वोल्ट का हम लिखेंगे m1 L2 t minus 3 a minus 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो m1 जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो इट विल बी गेट विल इन द फॉर्म ऑफ m minus 1। L2 डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो हो जाएगा L minus 2 हो जाएगा। अब t minus 3 को ऊपर ले जाते हो तो t plus 3 हो जाएगा, t plus 3 एंड t1 तो ऑलरेडी है वहां पे, एंड t plus 3, तो t का क्या होगा? T4. 4। a1 ऊपर है, a minus 1 नीचे है, तो a minus 1 नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा उसका? A2. A2. A2 हो जाएगा। सो दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस का थोड़ा अलग टाइप का है, आपको घर पे उसका थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको याद करने के लिए। तो ये है कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो ये जो सारे क्वांटिटीज थे वो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे जो क्वांटिटी थे, वैसे बहुत सारे क्वांटिटी है, बट अभी जो आपको याद रखना है वो इतना 5 क्वांटिटीज ही आपको अभी याद रखना है। At the end of the 11th and 12th standard, there are other quantities are also there in the electricity, but right now you require to prepare only this much quantities for electricity. अब मैं कुछ क्वांटिटीज थर्मोडायनेमिक्स में से लेने वाला हूं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वांटिटीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जैसे ही मैं थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बोला तो आपके माइंड में शायद टेम्परेचर आपके माइंड में शायद आया होगा। सो क्वांटिटी करस्पॉन्डेंट टू थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी इज अ टेम्परेचर। So it is measured in the form of Kelvin.
तो चलो ध्रुविल है वहां पे, ध्रुविल, ध्रुविल इज देयर? अच्छा, अर्गम इज देयर? अर्गम, Yes, sir. चलो अर्गम क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे? M0 T0 is M0 L0 T0 K1. सो यहाँ पे M0 L0 T0 एंड K1, मतलब इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि व्हेन यू कम अक्रॉस द फिजिकल क्वांटिटी करस्पॉन्डेंट टू इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको MLT और उसके साथ A को मिलाना है, एम्पियर को मिलाना है. बट व्हेन यू कम अक्रॉस द क्वांटिटी करस्पॉन्डेंट टू द थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के क्वांटिटी अगर डिस्कस करते हो तो वहां पे आपको MLT, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऐड अ K ओवर देयर. टेम्परेचर के लिए आपको केल्विन का K ऐड करना है वहां पे. स्पेसिफिक हीट, शायद आपने नाम सुना हो, आई डोंट नो, बट स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट जो है उसका जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. मे बी पॉसिबल दैट इट इज कंप्लीटली न्यू फॉर यू, सो आपको इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अभी. तो स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी अपॉन मास इनटू द टेम्परेचर. स्पेसिफिक हीट जो है उसका होता है, ओके, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कुछ लोगों ने यहाँ पे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि आवाज प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है. तो उसका दो प्रॉब्लम होता है, या तो मेरा नेटवर्क बराबर नहीं होगा या फिर आपका नेटवर्क बराबर नहीं होगा. तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी आवाज थोड़ी आपको एकदम डिलेड आता है. तो आपको क्या करना है कि आपका जो नेटवर्क है वो खत्म ना हो जाए, आपका जो मोबाइल का डेटा जो है वो खत्म ना हो जाए, उसका ध्यान रखना है मेरे लेक्चर के पहले. और दूसरी बात, आपको ऐसी जगह पे बैठना है कि जहाँ पे नेटवर्क प्रॉपर्ली आ रहा हो. तो ये थोड़े प्रॉब्लम उसका, ये थोड़े कुछ ऑनलाइन कोचिंग के थोड़े लिमिटेशन है, तो मतलब उसको हम शॉर्ट आउट करने का ट्राई करेंगे. तो आप ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क आ रहा है. ये जो स्पेसिफिक हीट है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द स्पेसिफिक हीट, हीट एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर. तो ये आपको भी याद रखना है. तो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ हीट? देखो, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन मास अपॉन टेम्परेचर. अब हीट एनर्जी जो है, हीट एनर्जी, तो उसका यूनिट क्या होगा? वो आफ्टर ऑल तो एनर्जी ही है. चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब एनर्जी, ऑल द एनर्जीज आर मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ जूल. तो उसका जो यूनिट है वो जूल ही रहेगा. अपॉन मास, मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, एंड टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है. तो उसके बेस पे मुझे अभी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है. चलो प्रेरक, आप मुझे बताओगे जूल का क्या है? प्रेरक, M0 L2 T minus 2 वेरी गुड. K minus 1. फिर से बोलो, जूल का क्या बोले आप? Sorry. हाँ, फिर से एक बार बोलो, कुछ गलत कर दिया आपने, बोलो. M0 L2 T minus 2 K minus 1. मतलब आपने पूरा सिंप्लीफाई कर दिया. Oh, तो oh, आप, हाँ, yes. ओके 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 फाइन. तो आई जस्ट वांट टू हियर अबाउट द जूल. तो जूल का जो होता है वो M1L2 T-2 होता है, और डिनोमिनेटर में जो है वो T minus 1. हाँ M1 एंड केल्विन का 1 होगा, K1 होगा, एम्पियर होगा यहाँ पे. तो मेक इट सिंप्लीफाइड, M1 गेट कैंसल्ड, तो M का हो जाएगा 0, तो M का 0 हो जाएगा. L2 नीचे कुछ भी नहीं है तो L2 एज इट इज रहेगा. T-2 एज इट इज रहेगा.
एंड के का होगा -1, तो ये हो जाएगा m0 L2 T-2 K-1. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, वन मोर क्वांटिटी, थर्मल कंडक्टिविटी. थर्मल कंडक्टिविटी ये क्वांटिटी भी आपके लिए कंप्लीटली नया है. थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो अ कंप्लीटली न्यू क्वांटिटी. तो इसका मैं फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है. बट आपका अभी काम क्या होगा कि वो फॉर्मूले के बाद, उसके बाद उसका यूनिट एंड देन आफ्टर डायमेंशनल फॉर्मूला आपको वो बनाना आना चाहिए. तो थर्मल कंडक्टिविटी होता है, उसका फॉर्मूला ऐसा है, हीट एनर्जी इनटू द थिकनेस अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर. चलो, अब इसके हिसाब से मुझे ये बताओ कि ये हीट इनटू द थिकनेस अपॉन एरिया अपॉन टाइम अपॉन टेम्परेचर. तो न्यूमरेटर में हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी का क्या आएगा फ्रेंड्स? जूल. Joule. अब थिकनेस का क्या होता है? Meter. मीटर. मीटर. अपॉन, गुड, अपॉन एरिया. एरिया का क्या होता है? Meter square. Square. Meter square. फ्रेंड्स सोचो कि न्यूमरेटर में मीटर है एंड डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, तो क्या मैं डिनोमिनेटर में 1 मीटर लिख सकता हूँ? Yes, sir. न्यूमरेटर में Yes, मीटर sir. है, डिनोमिनेटर Yes, में sir. मीटर स्क्वायर है, तो इट इज गोइंग टू बी अ मीटर. टाइम का क्या होगा? Second. Kelvin. सेकंड. एंड टेम्परेचर का क्या होगा? Kelvin. Kelvin. तो आप इसको इस हिसाब से याद रख सकते हो, जूल पर MKS. टेक्निक, जूल पर MKS, मीटर केल्विन सेकंड. अब जूल का तो हमको पता है, जूल का है 122. मैंने आपको पहले से ही बोला था कि आपको 2 डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, एक जूल का एक न्यूटन का. अगर ये 2 डायमेंशनल फॉर्मूला आप याद रखते हो तो बाकी के डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए. तो जूल का होता है 122, 1 2 -2 अपॉन मीटर. ये m जो है वो मीटर है, तो मीटर के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए? L1. L1. इस केल्विन, केल्विन का क्या होगा? K1. S इज अ सेकंड. सेकंड मतलब T. टाइम. Time T1. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा m1 L2 अपॉन L1. तो क्या होगा? L1. L1. L1 T-2 अपॉन T1 T-3. एंड K1 ऊपर K जाएगा -1. -1. So these are the quantities correspondent to the thermodynamics. वैसे और भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे अभी आपको जो याद रखना है, ये 3 क्वांटिटी आपको याद रखना है. अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वांटिटीज डिस्कस करने वाला हूं, उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं. सप्लीमेंट्री बोलते हैं उसको. उसमें एक जो है वो प्लेन एंगल है और दूसरा जो है वो सॉलिड एंगल है. ये दोनों क्वांटिटीज हम ये चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. ये दोनों का डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, बट अभी उसके जो फॉर्मूला है, उसका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्टली हम याद रखेंगे. उसका डिटेल में डिस्कशन होने वाला है फ्यूचर में. तो ये प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर कंसिडर्ड टू बी अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है. ओके, प्लेन एंगल का जो होता है वो उसका फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस. शायद मुझे पता नहीं है, आई थिंक यू हैड लर्नड इन द ट्राइगोनोमेट्री इन द 10th स्टैंडर्ड दैट इफ यू वांट टू मेजर एनी एंगल, लेट दिस बी द आर्क एंड दिस इज द रेडियस. तो अगर आपको एंगल मेजर करना है तो मुझे ये
शायद आपने ये फॉर्मूला कहीं पे भी आई डोंट नो, शायद आपको ये आया होगा। अगर वो मैथ्स के अंदर आने वाला है तो एंगल इज इक्वल रेडियस इज अ डेफिनेशन ऑफ द एंगल। ये एंगल का डेफिनेशन है। देखो आर्क को किस हिसाब से मेजर करते हैं हम? आर्क का यूनिट क्या होता है आर्क को मेजर करने के लिए? मीटर। मीटर। मीटर, रेडियस का भी मीटर होता है, आर्क का मीटर होता है, रेडियस का भी मीटर होता है। तो कि ये जो एंगल है उसका मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंगल मीटर किलोग्राम या सेकंड में मेजर नहीं होगा। है कि एंगल हम मेजर करने के लिए डिग्री यूज करते हैं, जैसे 50 डिग्री है, 30 डिग्री है, डिग्रीज में यूज करते हैं। बट मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा कि एंगल को अपार्ट फ्रॉम द डिग्री यू कैन आल्सो मेजर द एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन आल्सो। जैसे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसा होता है। मतलब एंगल का यूनिट मीटर किलोग्राम सेकंड तो नहीं है, बट उसको रेडियन में हम मेजर करते हैं। बट मीटर किलोग्राम सेकंड तो नहीं है ना, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? M0 L0 T0। m0 l0 t0। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, ये दोनों क्वांटिटी आपके लिए नया है, आपको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखना है अभी। सॉलिड एंगल का जो होता है वो फॉर्मूला एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। चलो मुझे ये बताओ कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। रेडियस का क्या होता है? मीटर। मीटर। वापस से उसका स्क्वायर है, तो मीटर डिनोमिनेटर में, स्क्वायर। हाँ, तो न्यूमरेटर में मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर, तो फाइनली उसका मीटर स्क्वायर इज गोइंग टू गेट कैंसल्ड, तो ये यूनिट लेस हो जाएगा। बट उसको टी रेडियन, अब ये टी रेडियन क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी जैसे एंगल का जो होता है वो रेडियन होता है, प्लेन एंगल का, एंड सॉलिड एंगल का जो होता है वो टी रेडियन होता है। हाँ, एक हेत ने एक कमेंट्स भेजा हुआ है कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेन एंगल सेम है? तो हाँ, उसका आंसर यस होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप का एंगल ही है एंड प्लेन एंगल भी एंगल ही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेन एंगल आर कंसिडर्ड टू बी अ सेम क्वांटिटी, इट इज अ ट्रू। तो हेत इट इज अ ट्रू एक्चुअली। बट क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच में डिफरेंस क्या है? तो वो सब चीज हम ये चैप्टर में ही 2-3 लेक्चर के बाद डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी सॉलिड एंगल का भी क्या हुआ, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? M0 L0 0 T0। हाँ, चलो एक और क्वांटिटी। सर हाँ बोलो 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 बोलो। बोलो। is radian derived quantity? नो, देखो क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? आर यू एबल टू हियर मी? क्या आप मुझे सुन Yes, पा रहे यस सर। Okay. yes sir. देखो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ये दो क्वांटिटी, इसको हम फंडामेंटल भी नहीं बोल सकते हैं, इसको हम डिराइव्ड भी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए उसका नाम सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। neither it is fundamental nor it is derived one, it is said to be a supplementary quantity. So now I can precisely say that the physical quantity can be classified into 3 ways: fundamental, derived and supplementary. तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या प्लेन एंगल डिराइव्ड है, तो मेरा आंसर ऐसा है कि प्लेन एंगल डिराइव्ड भी नहीं है, वो फंडामेंटल भी नहीं है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। उसके बारे में डिस्कशन बाद में करने वाले हैं हम। तो आपका आंसर प्लेन एंगल क्या डिराइव्ड है तो नहीं है, वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। इज इट ओके? Okay. Okay sir. तो क्वेश्चन लास्ट क्वांटिटी, चलो कोई मुझे बताएगा रिलेटिव
रिलेटिव डेंसिटी, इसके बारे में कोई मुझे बताना चाहेगा? रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं? एनीबडी? The ratio of the density of a substance to the density of a standard, which means water or any universal liquid type component, is known as relative density. कौन बोला? Kaustav. Kaustav, you had given the right answer, but वो सब जो बाद में बोले ना आप यूनिवर्सल, वो सब कैंसिल कर दो. The ratio of density of any substance to the ratio of to the density of water at 4 Celsius. So that is called the relative density. मतलब relative density क्या है? तो वो है density of a substance upon density of water. तो कोई मुझे बताएगा what should be the unit of the relative density? न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर भी डेंसिटी है. तो न्यूमरेटर का यूनिट एंड डिनोमिनेटर का यूनिट कैंसिल हो जाएगा. तो व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी? तो रिलेटिव डेंसिटी का जो यूनिट है वो यूनिट लेस हो जाएगा, वो क्वांटिटी, उसका कोई यूनिट नहीं है. तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो m0 l0 t0 होगा. So dimensional formula of a relative density is m0 l0 t0. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते हैं. तो फ्रेंड्स रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला 000 होता है, डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब. वो डेंसिटी का अलग है, रिलेटिव डेंसिटी का 000 होगा. तो फ्रेंड्स ये जब जितने भी क्वांटिटी जो बेसिक थे Sir. तो भी, हाँ बोलो बोलो. सर ये प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल और रिलेटिव डेंसिटी का तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया तो? हाँ, अलग अलग क्वांटिटी होती है बट उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है. जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे वर्क का, एनर्जी का एंड टॉर्क का. टॉर्क, वर्क एंड एनर्जी, ऑल द 3 क्वांटिटीज आर डिफरेंट क्वांटिटीज, बट तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है, m1 l2 t-2. जैसे इम्पल्स ऑफ फोर्स, इम्पल्स ऑफ फोर्स के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नहीं किया था? किया था. हाँ, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो उसका, एंड मोमेंटम एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, दो दे क्वांटिटीज आर डिफरेंट. तो ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग क्वांटिटी हो तो भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, ऐसा पॉसिबल है. वैसे आप अगर मेरा नोट्स देखोगे ना, मेरा नोट्स देखोगे तो लास्ट पेज पे पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि द क्वांटिटी आर डिफरेंट बट द डायमेंशनल फॉर्मूला आर सेम, ऐसा पूरा एक लिस्ट दिया हुआ है. तो वो आप उसको जस्ट गॉन थ्रू दैट लिस्ट, यू विल गेट द अदर क्वांटिटीज आल्सो व्हिच आर हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूलास. इज इट ओके? ओके. Yeah. Chalo, anybody else wants to ask any question apart in that topic? So friends, ये जो 30 टोटल अगर आप मिला दो, कल का लेक्चर और आज का लेक्चर मिला दोगे तो टोटल 30 या 34 क्वांटिटीज यहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है. तो ये सारे क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कंपल्सरीली प्रिपेयर करना है. एग्जाम में डायरेक्टली उसके डायमेंशनल फॉर्मूला आ सकता है एमसीक्यू में. अब मैं ये डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. बट उसके पहले मुझे एक चीज आपको क्लियर करना है, वैसे दो चीज मुझे अभी क्लियर करना है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको यहाँ पे ऐसा है कि आपको ऐसा लिखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स, फोर्स का जो सिंबल है वो कैपिटल एफ है.
तो इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो ब्रैकेट है that is just indicating a dimensional formula of a quantity. तो फ्रेंड्स ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग वो क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वो शो कर रहा है। तो इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायमेंशनल फॉर्मूला। सो दैट इज द नंबर वन आई वांट टू टेल यू। एंड सेकंड थिंग, if there is a number in any equation which is not representing any physical quantity, देखो ये है ना, मैं राइटिंग पैड पे लिख रहा हूँ, ये मैग्नेटिक इफेक्ट से स्टार्ट काम होता है, तो थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा मेरा प्रॉपर नहीं आएगा, बिकॉज ये इंटरफेस जो होता है वो राइटिंग पैड के साथ ये लैपटॉप का इंटरफेस होता है, तो थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गए, तो आप थोड़ा सोच लेना। तो इफ देयर इज अ नंबर इन एनी इक्वेशन विच इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, देन takes its dimensional formula as a m0 l0 t0। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये कहना क्या चाहते हैं? चलो फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया कि भाई कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट से हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ उसको क्या कहना चाहते हैं, तो मैं बताऊं आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। तो देखो जैसे आपको पता होगा कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? 4/3 pi r cube। अच्छा, तो ये जो इक्वेशन है उसमें r जो है, r वो क्या है? रेडियस। वो तो रेडियस है, बट ये जो 4/3 पाई है वो क्या है? इट इज अ जस्ट अ नंबर, it is just a number, it is not representing any physical quantity। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछता है कि 4/3 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लेना चाहिए, तो वो कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, तो उसका कोई यूनिट भी नहीं होगा। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं है तो उसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, और अगर इसका कोई यूनिट नहीं है, अगर उसका कोई यूनिट ही नहीं है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? वो उस क्या होना m0 चाहिए? l0 t0। m0 l0 t0। तो ये दो चीज आप यहाँ पे सीखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशनल फॉर्मूला को आपको सिंबॉलिकली शो करना है तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है, नंबर वन। एंड नंबर टू, अगर कहीं पे भी कोई भी इक्वेशन पे आपको कोई नंबर मिले, जैसे जैसे सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? द सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल 2 pi r। तो वहां पे 2 पाई आर आया ना, सरकमफरेंस इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका 2 पाई आर आया। तो यहाँ पे 2 पाई भी क्या है? नंबर है। जैसे एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? pi r स्क्वायर। तो वहां पे जो पाई है, पाई, तो वो भी एक नंबर शो करता है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जैसे ये कोई नंबर कोई क्वांटिटी इक्वेशन में आता है, इक्वेशन में अगर कहीं पे नंबर आता है तो वो नंबर का फॉर्मूला 0 0 0 लेना है, बिकॉज
कोई फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं करता है तो नहीं होगा। अगर उसका कोई यूनिट नहीं होता है तो उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं होता है। तो एट दैट टाइम यू हैव टू कंसीडर 0 0 0। मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो क्वेश्चन JEE 2018 सॉरी JEE 2013 JEE के एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछा था। तो आपको इसके द्वारा पता चलेगा कि एग्जाम के अंदर ये डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो अब आपको समझ में आएगा। और व्हाई आई एम टेलिंग दैट टू प्रिपेयर द डायमेंशनल फॉर्मूला इज कंपलसरी, वो चीज भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक JEE में 2013 के एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा था वो मैं ले रहा हूं, तो उसके द्वारा आपको समझ में आएगा कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, श्रीशा इज देयर? श्रीशा, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Electric force between two charge can be given by F is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are charge and R is a distance between them. Then find the dimensional formula of permittivity epsilon. So that question was asked in the 2013 JEE exam. So that is what is the question. आपको ऐसा दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में, उसका फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। वहां पे ऑब्वियसली F तो फोर्स है, बट Q1 एंड Q2 जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, R जो है वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, और एक नया क्वांटिटी पिक्चर में आया, परमिटिविटी। वैसे अभी आपको क्वेश्चन ऐसा होगा कि ये परमिटिविटी क्या है, तो वो परमिटिविटी क्या है वो हम 12th स्टैंडर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। अभी उसको सोचने की जरूरत नहीं है, बट अभी हमारा जो टारगेट हमारा है वो हमको उसका परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन सॉल्व? ये क्वेश्चन JEE के एग्जाम में पूछा था, तो उसको कैसे सोल्व करना है तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है? तो मुझे निकालना है परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूं अभी। तो वेरी फर्स्ट स्टेप कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको, उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बना दो। तो यहाँ पे परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि परमिटिविटी को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दूंगा। तो मेक द परमिटिविटी सब्जेक्ट को इक्वेशन। तो परमिटिविटी को सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई F। F नीचे चला जाएगा, परमिटिविटी ऊपर चली जाएगी, तो फॉर्मूला ऐसे बनेगा। तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देना है। तो मैंने क्या किया कि एप्सिलॉन नॉट को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना दिया। अब
दोनों साइड ऐसे बॉक्स अप्लाई करेंगे। ये फ्रेंड्स बॉक्स का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? बॉक्स का मीनिंग क्या होता है अभी? Showing the dimensional formula. हाँ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी। तो अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी निकालना है तो आपको न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा Q1 का डायमेंशनल फॉर्मूला, Q2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में आपको लिखना पड़ेगा 4 पाई का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये F का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसके द्वारा हम ये लिख पाए। अब मुझे परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मुझे परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो ऊपर ये Q1 एंड Q2 दोनों चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो वंश है वहां पे, वंश इज देयर। वंश है वहां पे। अच्छा, वत्सल है वहां पे, वत्सल। फ्रेंड्स मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. सर ये मुझे आंसर नहीं मिल रहा यहाँ से। वत्सल है वहां पे, वत्सल? अच्छा चलो, मनन है वहां, मानव है, मानव वहां पे। Yes, sir. मानव मुझे बताओ कि ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का कूलम पर कुलम, कुलम का क्या होता है? एक मिनट। V is equals to W by Q. Q नहीं, वोल्ट की बात नहीं है। कुलम का जो होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, Q इक्वल्स टू IT। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो T1A1 होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ चार्ज इज अ A1T1, राइट। वापस से फिर से एक बार चार्ज आया, दूसरी बार वही आया, तो दूसरी बार हम लिखेंगे T1A1। 0 0 वाले टर्म्स ना लिखे तो चलेगा। चलो अब 4 पाई का क्या होगा, कोई मुझे बताएगा 4 पाई का क्या होगा? M0 yes sir. M0 L0 L0 T0. हाँ, वो तो 0 अभी हमने T0. डिस्कस किया कि उसका तो 0 0 0 ही लेना है, उसका तो 0 0 0 ही लेना है। 0 0 वाला टर्म्स लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको ना लिखे तो भी चलेगा। अब नीचे कौन बचा? फोर्स बचा। फोर्स का क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 112. वेरी गुड। M1 L1 T-2। R इज द डिस्टेंस। R जो है वो डिस्टेंस, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि R डिस्टेंस है। Meter फ्रेंड्स square. डिस्टेंस का क्या होता है? M2. L2 L2. L2 लिख देंगे, उसका स्क्वायर है वापस से, तो उसका L2 हो जाएगा। L2. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स? M का एक ही है, नीचे डिनोमिनेटर में M1 है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा तो M-1 होगा। L का भी एक L1 है, L2 है, तो डिनोमिनेटर में L, तो ऊपर उसको भेज देते हो न्यूमरेटर में तो क्या हो L जाएगा? minus L 3 minus 3. L-3। टाइम का है यहाँ पे T1 है, T1 है तो T2 होगा, और T-2 भी है, वो T4 तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो T4 होगा। और A1 विल गेट यू द A2 A2। A2. तो फ्रेंड्स इस हिसाब से क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन JW एक्सक्यूज मी, ये क्वेश्चन JW के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो क्या इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन मैं कराऊं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूं, तो क्या ये टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो? yes Yes sir. मैं Yes, यहाँ sir. पे 3 4 और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसका फोटोग्राफ्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। फोटोग्राफ आपको व्हाट्सएप में मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने के लिए मैं होमवर्क में देने वाला हूँ। एक और यहाँ पे करवाने वाला हूँ, इसके फोटोग्राफ्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप में। एक और क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा आपको।
Okay. Question is, gravitational force between two objects can be given by F is equals to G m1 m2 upon r square, where m1 and m2 is representing a mass, r is representing a distance. Then question is, find dimensional formula of a universal constant G. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है और मुझे कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर बोलो। सब्जेक्ट की जी को इक्वेशन LHS में ले जाने का और F को डिनोमिनेटर परफेक्ट। RHS। तो सिंपल सा रूल है भैया, सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा रूल है। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देंगे, दैट्स इट। तो जी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट और इक्वेशन बना देंगे। तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो अब मुझे जी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो इन ब्रैकेट जी लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट साइड क्या आएगा, इन ब्रैकेट एफ इन ब्रैकेट डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन मास 1 मास 2। चलो वहां पे हेत है, वहां पे हेत। यस सर। चलो हेत बताओ मुझे, फोर्स का क्या होता है? m1 l1 t minus 2। वेरी गुड, m1 l1 t minus 2। अब डिस्टेंस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा उसका, l2। L2। चलो अपॉन डिनोमिनेटर में मास मास है, m1 और m2 बोथ आर रिप्रेजेंट द मास, तो मास का जो होता है वो m1 ही होता है। तो ये दोनों जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा m पावर 1, मास पावर 1। ओके, सर M2 हो जाएगा। तो वो m1 इंटू m1 तो m2 हो जाएगा, मास का स्क्वायर हो जाएगा, सही बात है। तो अगर हम फाइनली उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो न्यूमरेटर में m1 है, डिनोमिनेटर में m2 है, तो फाइनली क्या होगा, m1 m1 आएगा, -1 -1 आएगा। ओके, L1 L2 तो क्या आएगा, L3 L3 आएगा। T minus 2 t minus remains the as it is। तो ये क्वेश्चन गुजरात बोर्ड के अंदर, गुजरात बोर्ड के अंदर 2015 में पूछा था ये क्वेश्चन। पहले 11th का एग्जाम जो था वो पहले बोर्ड कंडक्ट कर रहा था पहले, अभी तो नहीं है ऐसा, बट पहले 11th का एग्जाम जो था वो बोर्ड ही कंडक्ट करता था। तो दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द बोर्ड, गुजरात बोर्ड। तो इज इट क्लियर टू यू एवरीबॉडी? yes sir yes sir। ओके, मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, अभी एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। चलो ये जो मैं जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ उसके फोटोग्राफ्स आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इसको मैं रब कर रहा हूँ अभी।
And the question is like this. Rotational kinetic energy can be given by K is equals to L square upon 2I, where I is moment of inertia, then find dimensional formula of एंगुलर मोमेंटम. नया क्वांटिटी पिक्चर में आया. एंगुलर मोमेंटम का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. So friends, it is given that rotational kinetic energy K is equals to L square upon 2I. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा फ्रेंड्स? L को सब्जेक्ट. हाँ, पहले यहाँ पे L स्क्वायर को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देंगे. सर L इज इक्वल टू रूट में आएगा. वो करते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है. अब ये स्क्वायर का क्या होगा, वो इसीलिए तो मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है. वो स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाएंगे. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एल स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला, के का फॉर्मूला इंटू आई का फॉर्मूला. सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एल स्क्वायर. चलो 2 का क्या होता है फ्रेंड्स? 2 का क्या होगा? M0 L0 L0 T0. तो वो ना लिखे तो भी चलेगा, 0 0 0 ही है, तो वो नहीं लिखते हैं. अब यहाँ पे के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देख के बताओ के क्या है. एनर्जी. Kinetic energy. Joule. वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है. वो रोटेशनल है या बोटेशनल है, बट है तो एनर्जी ना. किसी भी टाइप का एनर्जी है ना. तो एनर्जी का क्या होता है फ्रेंड्स? Joule. 1 to 2. वेरी गुड. M1 L2 T-2. अब I जो है वो क्या है? यहाँ पे I करंट नहीं है फ्रेंड्स. यहाँ पे भैया I करंट नहीं है. I क्या रिप्रेजेंट करता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हाँ, और किसी को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होता है? एनीबॉडी? यस सर. बताओ. बताओ बताओ. M1 T0. भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. तो मास का होता है M1 एंड M1 L2 T0. हाँ, अब पकड़े, अब बराबर है. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये जो एंगुलर मोमेंटम का जो स्क्वायर है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला M1 तो क्या आएगा? M2. L2 तो क्या आएगा? L4. एंड T-2 एज इट इज. Yes. तो ये तो भैया जो मुझे मिला वो एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर का मिला. अब मुझे निकालना किसका है? मुझे तो एंगुलर मोमेंटम का निकालना है. तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो भी आंसर आया उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? Root. उसका रूट निकालना पड़ेगा. सो इज इट अंडरस्टूड नाउ? Yes sir. तो मुझे तो एंगुलर मोमेंटम का फाइंड करना था ना. तो लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे एंगुलर मोमेंटम के स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला. तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, रूट निकाल देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का मिल जाएगा. तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लाने के लिए उसका रूट निकालना पड़ेगा. तो m का 2 पावर है, उसका रूट निकालो तो क्या मिलेगा? M root. ओनली M. हाँ देखो, M. x स्क्वायर है, Yes. स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x पावर 1, या फिर आपको उसको सिंपली x भी बोल सकते हो, उसको x भी बोल सकते हो.
आइदर यू कैन जस्ट राइट m या आप m1 भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। चलो t का पावर 4 है तो उसका रूट निकालो तो क्या मिलेगा? T2. T2 सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। L2 हाँ यहाँ पे l आएगा भैया, l आएगा। ओके तो l का पावर 2 है, l का पावर 4 है तो उसका स्क्वायर रूट निकालो तो l2 हो जाएगा। एंड t का पावर T Minus 1. So this way you can find the dimensional formula of a angular momentum. So this is the angular momentum. तो अब आपको ये समझ में आया फ्रेंड्स कि हमको क्यों डायमेंशनल फॉर्मूला प्रिपेयर करना है? ये जो Yes, sir. अगर उसके डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपने प्रिपेयर किए होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन भैया आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं आपके व्हाट्सएप में ऐसे 10-12 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, जिसके द्वारा आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम में भी आएंगे। तो आई थिंक नाउ यू आर एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला बाय दिस वे। अगर कोई नया क्वांटिटी का इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन के हिसाब से आप डायमेंशनल फॉर्मूला, आई थिंक नाउ यू आर एबल टू फाइंड द डायमेंशनल। एम आई राइट? क्या आप ये कर सकते हो इस क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. तो फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो मैं अभी खत्म करने वाला हूँ, खत्म कर रहा हूँ आज का सेशन। अब हमारा जो लेक्चर आएगा वो वेडनेसडे को आएगा। एट द सेम टाइम वेडनेसडे आपको लिंक ओपन करना है, सेम लिंक आपको ओपन करना है। कौन से टाइम पे आपको लिंक ओपन करना है? 10:20। तो सैटरडे को हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा